हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ख़त्म किया था, उसके प्रीवियस ईयर को देखा था। आज से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 और पार्ट 6 को साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग पार्ट 5 को देखते थे तो पार्ट 5 हमारा यूनियन था, जबकि पार्ट 6 जो था वो हमारा स्टेट के बारे में बात करता है। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा या विधान परिषद कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। और जो मैंने वीडियो बनाने का फॉर्मेट बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो सके। फॉर एग्जांपल लोकसभा ये है, राज्यसभा ये है, ये सारे रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। इससे क्या होगा, कम टाइम में हम लोग का रिवाइज करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन बाई लाइन लिखता, पहले लोकसभा टॉपिक खत्म करता फिर राज्यसभा करता, तो बाद में मिक्स हो जाता। अभी कंपैरेटिव स्टडी का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप एक पेज में एक टॉपिक को, लोकसभा और राज्यसभा को, आसानी से ख़त्म कर सकते हो, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में बनाया। तो बहरहाल हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। देखो यार, मुझे ये पता है कि हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली पहले तीन तरह की होती हैं, लेकिन हम लोग दो तरह से हम लोग को मतलब है। वो कौन कौन सी दो तरह की हैं? तो एक हमारा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक हमारा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरी भी होती है जिसे हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि जापान उसमें फ्रांस में होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि नाम बता रहा है, क्या होगी? पार्लियामेंट जो होगी वो मेन बॉडी होगी जो कि कानून बनाएगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, उसका नाम ही बता रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उसमें कौन होगा? मेन होगा। इसमें पार्लियामेंट मेन होगा, इसमें प्रेसिडेंट मेन होगा। अच्छा जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है उसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन में जहाँ पर उनका पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, उस जगह को वेस्टमिंस्टर हॉल नाम से जाना जाता है। तो वेस्टमिंस्टर हॉल था तो हमारे में वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोल दिया। इसको हम लोग रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि टू बी प्रिसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो कैबिनेट ही लेती है, जिसमें 20 से 25 लोग होते हैं जो कि मेन होते हैं किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके जो मेन आदमी होते हैं उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, जो कि कंट्री की मेन फंक्शनिंग में अपना योगदान करते हैं, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो कि मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस लेंगे इंपॉर्टेंट। अगला जो होता है वो हम लोग को ये देखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी है, वो क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ऐसा कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं होता है। वैसे ये मेंस का ज़्यादा एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट को एक समरी बता दूं इसकी। जब हम लोग मेंस को, पार्लियामेंट वाले टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसमें मैं आपको मेंस से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। अभी जो इस वीडियो का पर्पस है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर्पस, ना कि डिस्क्रिप्टिव। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जापान हो गया, इंडिया हो गया, यूके, इसके एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर इंडिया के एस्पेक्ट में देखो तो हम लोग को पता है इंडिया में दो तरह के हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन रियल हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाइल प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हम लोगों को पता है। तो रियल हेड कौन होगा, यानी कि सारी पावर वास्तविकता में एंजॉय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसके नाम से करता है? प्रेसिडेंट। तो इंडिया में हमारी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पे है हमारी? यूएसए, ब्राज़ील, रशिया में। अब ये दो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि बाद में हमारे टॉपिक से ओवरलैप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको पहले बता दिया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 106 है, क्योंकि इससे आने की क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। 104 बहरहाल देखो यार, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो उसमें एससी और एसटी की उस टाइम पर क्या अभी भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो हमारे जो पार्लियामेंट के लोग थे उन्होंने बोला था कि एससी और एसटी लोगों के एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों को स्पेशल कानून बनाने चाहिए। ये बात 1960 में शुरू हुई, और ये बोला गया कि जो हम कानून बनाएंगे वो 10 साल तक के लिए वैलिड होगा। हाँ, अब अगली जब 10 सालें पूरी हो जाएंगी तब देखा जाएगा क्या उनकी कंडीशन में, एससी और एसटी की कंडीशन में कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सुधार नहीं हुआ तो 10 साल के लिए कानून था, 10 साल उसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर नहीं हुआ तो 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी तक हमारा वो एक्सटेंड होता ही आ रहा है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा अब इसको 2030 तक इनका क्या हो गया, रिजर्वेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया, जो जिससे कि इनकी जो कंडीशन है उसको और बेहतर किया जा सके। अच्छा, यही हमारा मोरलेस ये था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
जिसको बाद में 2030 तक वो एक्सटेंड कर दिया गया, जिससे कि इनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ सके। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में आया था हमारा। ये क्या कहता है, ये सिंपल एक चीज़ बोलता है क्या, कि 1/3, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 सीटें हैं तो 100 का 1/3 कितना हो गया, 33 सीटें। यानी कि 33 सीटें जो है वो औरतों के लिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, 33 सीटें जो होंगी वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए हमारी रिजर्व हो जाएंगी। औरतों के लिए, जो औरतें हैं केवल और केवल वही उन सीटों से चुन के आ सकती हैं। देखो सिंपल एक चीज़ बोली जा रही है क्या, कि 1/3 जितनी भी सीटें होंगी वो 1/3 सीटों पे कौन आएगा, यानी कि 1/3 सीटों के जो हेड होंगे वो केवल और केवल लेडीज़ होंगी। लेडीज़ों के लिए रिजर्व कर दिया गया, वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। वो कहाँ कहाँ रिजर्व किया गया, तो लोकसभा में, एलएस का मतलब लोकसभा में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं 28, उन सारे के सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, केवल 6 स्टेट्स में है। जब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला टॉपिक देखेंगे उसमें आराम से बताऊंगा। इसलिए हम लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिया, क्योंकि सारी स्टेट्स में है ही नहीं। तो केवल केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है लोकसभा में, और लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की। यानी कि ये ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पे 1/3 जितनी भी टोटल सीटें होंगी वो रिजर्व कर दी गई औरतों के लिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये रिजर्वेशन लागू कब से होगा, तो रिजर्वेशन 2026 की जब हम लोगों का जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद से पता चल जाएगा कि देश की आबादी कितनी है, कितनी सीटें टोटल देश में होंगी, और फिर उन सीटों पे 1/3 जो सीटें होंगी वो औरतों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। वो अलग हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन वाला, उसको हम लोग, प्री वाला वो नहीं है इतना मोर प्रिसाइसिवली, वो मेंस का टॉपिक है। तो मेंस में जब हम लोग पार्लियामेंट का डिस्कस करेंगे तब बात बताऊंगा आपको वो। तो अगली चीज़ ये है कि रिजर्वेशन जो वैलिड होगा वो हमारा 15 साल के लिए वैलिड होगा। और फिर वही सेम चीज़ जो एससी वाले में थी क्या, कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया था, अगर 10 साल बाद उनकी कंडीशन नहीं सुधरी तो वो और एक्सटेंड हो जाएगा। सेम इधर क्लॉज है कि 15 साल के लिए इनकी सीटों को रिजर्व किया जाएगा, और 15 साल बाद औरतों की कंडीशन में सोशल इंपावरमेंट नहीं हुआ वुमेंस का, तो 15 साल बाद इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये बेसिक जो चीज़ थी, ये इसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ चुका है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला हम लोग ये देखेंगे भैया कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। ये देखो यार, मैंने बहुत बुक से देखा, ये देखा, फिर बाद में जब समरी, बाद में जब रिकॉल करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है जिसमें सारे एस्पेक्ट मैंने लिख दिए हैं। लोकसभा में उन एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या बात लिखी है और राज्यसभा में क्या बात लिखी है, तो मैंने सारी टेबल फॉर्म में लिख दी, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो यार फटाफट, मुझे, हम लोग को ये पता है कि सेंटर में जो बॉडी होती है, जो कानून आती है, उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। वेरी गुड। पार्लियामेंट क्या होती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और अगर हो सके तो वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए भी कानून बना सकती है। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है, जो कि हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में गिवन है। अच्छा, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन। वो पांचों आपको बातें पता होंगी, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 5 बातें कौन सी थी, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 365, उसके तहत 356 आर्टिकल आता है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। वो बहरहाल 5 बातें बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक है नहीं। वो मैंने पांचों आर्टिकल बता दिए और वीडियो अलग से डिस्कस कर दी थी। जो हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या तो हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पार्लियामेंट में राज्यसभा आती है, और तीसरी चीज़ हमारा पार्लियामेंट के अंदर ही प्रेसिडेंट पार्ट होता है। यानी कि प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्ट तो होता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का पार्ट तो होगा, लेकिन वो मेंबर नहीं होगा। किसका मेंबर नहीं होगा, वो ना ही लोकसभा का मेंबर होगा, ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो मेंबर होते हुए भी पार्लियामेंट का ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है। अच्छा, ये तो हमारा स्टेट का सेंटर का देख ले कि सेंटर में पार्लियामेंट नाम की चीज़ होगी। स्टेट में क्या ऐसी चीज़ होती है, तो हम लोग को पता है कि स्टेट में 2 चीज़ें होती हैं। क्या, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि सारी स्टेट्स जितने भी इंडिया की हैं, 28 स्टेट्स, उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन केवल और केवल ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें से 2 अभी बता रहा हूँ, बची हुई 4 हम लोग जब बताएंगे तब बताऊंगा। एक हमारी यूपी है, एक हमारी बिहार है। बची हुई 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें क्या है, उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अच्छा, चारों कौन कौन सी हैं वो, तो एक आंध्र प्रदेश हो गई, एक तेलंगाना हो गई, एक महाराष्ट्र हो गई, कर्नाटक हो गई। तो ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बची हुई जितनी स्टेट्स बची हमारी 22, उनमें केवल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं, जब हम लोग जब ये स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में हम लोग आएंगे। आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो लोकसभा राज्यसभा है। तो यार टेबल है, मैं आपको फटाफट बताता जा रहा हूँ क्या लिखा है।
जब आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करोगे तो लोकसभा की कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो 552 है, यानी कि 552 टोटल लोग हैं, जिसमें से 530 स्टेट से आते हैं और 20 कितने किससे आते हैं, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो 530 प्लस 20 कितने हो गए, 550। अब आप कहोगे 550 इधर 552 थे, वो दो कहाँ गए। तो जो दो बंदे थे वो मैंने इधर इसीलिए स्टार मार्क लिख के लिखा है कि जो दो लोग थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। अब ये कौन सी कम्युनिटी है, ये वो कम्युनिटी है जिसके फोर फादर्स जो थे वो अंग्रेज थे। तो पहले तक ये आते थे हमारे लोकसभा में नॉमिनेट होकर, बाद में इसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये दो मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया। तो अब कितने बचे, 552 माइनस 2 यानी कि 550, जिसमें 530 स्टेट से आएंगे और 20 हमारे कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। वेरी गुड। अभी करंट में क्या कंडीशन है, तो करंट में स्टेट से आते 543 और यूटी से आते हमारे 13 मेंबर्स। जब राज्यसभा की बात करी जाए तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 यानी कि 250, जिसमें से 238 हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे यूटी से नहीं आते राज्यसभा के मेंबर, उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो हम लोग को यार एक बात पता है क्या, कि सेंटर जो होता है वो, हम लोग को ये बात पता है कि सेंटर और स्टेट होते हैं हमारे। सेंटर में कौन कानून बनाता है, तो सेंटर में जो कानून बनाता है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि पार्लियामेंट या तो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा या फिर किसी एक पार्टिकुलर जगह के लिए कानून बना देगा। फॉर एग्जांपल कि अपनी कंट्री की कोई एक पार्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे उसको कानून बनाना जरूरी है तो वो बना देगा। अच्छा जी, पार्लियामेंट जो होता है पार्लियामेंट के भीतर, अच्छा मैंने एक आपको बात बताई थी कि ऐसी 5 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन होती हैं, ऐसी 5 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस होते हैं जिन केसेस के ऊपर हमारा पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाता है। देखो अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो हम लोग जब शेड्यूल 7 देख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो शेड्यूल 7 में 3 बातें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट भी है, वो हमारे मतलब के भी है नहीं। यूनियन लिस्ट के ऊपर स्टेट कानून बना, सॉरी सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट कानून बनाता है। तो 5 ऐसी कंडीशन थी जिसमें स्टेट लिस्ट के मैटर होते हुए भी उसके ऊपर स्टेट नहीं कानून बनाएगा, सेंटर कानून बनाएगा। वो कौन कौन सी 5 बातें थी, तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, 253, आर्टिकल 365, जिसके तहत आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगता है। 5 कंडीशन थी, वो पाँचों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। उसकी डिटेल बताऊंगा नहीं क्योंकि यार हम लोग फिर टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट की बात करते तो पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती थी हमारी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, लेकिन वो मेंबर नहीं होता है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। मीन्स प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे हम लोगों ने सेंटर का देख लिया, वैसे स्टेट होता है, तो स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं प्लस गवर्नर होता है। सेम वही चीज़, गवर्नर इज द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, बट ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी लिखा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। देखो यार अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 2828 जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है। लेकिन जब आप विधान परिषद की बात करोगे तो केवल और केवल ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिनके पास विधान परिषद है। अब वो 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो वो 6 स्टेट्स वैसे तो मैं आपको बाद में बताता, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। तो हमारा पहली स्टेट यूपी, फिर बिहार, उसका फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, और फिर हम लोग क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसी 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब मैंने टेबुलर फॉर्म में इसलिए डाटा लिख दिया था, उसका ये फ़ायदा हो जाएगा यार कि लोकसभा और राज्यसभा की टेबुलर मैंने किताबों से पढ़ा तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कंपैरेटिव स्टडी बना दी, जिससे कि क्या होगा, हम लोग एक एक ऐसे हेडिंग पढ़ेंगे, उस हेडिंग की किस रिस्पेक्ट में कौन सी बात कहाँ है वो लोग आराम से समझ जाएंगे। तो जब लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552। आप लोग कहोगे 550 होती, तो वो दो बंदे जो गए ना, अब कैसे होती 550, 530 प्लस 20 तो 550 हुई ना, लेकिन इधर 552 है। तो जो दो लोग बचे हैं ना, वो दो लोग एंग्लो कम्युनिटी से पहले आते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब ये कौन सी कम्युनिटी होती है, ये वो कम्युनिटी होती है इनके फोर फादर्स, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जिनके फोर फादर्स अंग्रेज थे, तो ऐसी कम्युनिटी के लोगों को दो लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता था कि वो लोग लोकसभा में बैठते थे। लेकिन बाद में उन दो लोगों को हटा दिया गया, किससे, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550 है, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से चुने जाएंगे और 20 किससे, यूटी से। तो 530 और 20 कितने होंगे, 550। अभी करंट में क्या कंडीशन है, तो करंट में 543 लोग हैं, जिसमें से 530 स्टेट से चुने गए और 13 हमारे यूटी से चुने गए हैं। जब आप राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड लोग होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अभी प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, 245 लोग अभी प्रेजेंट में हैं, जिसमें से 229 जो है वो स्टेट से लोग आए हैं, 4 लोग हैं वो यूटी से आए हैं और बचे हुए 12 जो है वो सेम नॉमिनेटेड हैं। अभी आप लोग ये देखो तो स्टेट और यूटी से कैसे मेंबर आते हैं वो आगे बताऊंगा, आगे सारी चीज़ें लिखी हैं। अभी केवल आप इतना ध्यान रखो, 245 मेंबर है, जिसमें से 229 स्टेट के हैं और 4 यूटी के हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसे होता है वर्सेस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, यानी कि स्टेट के जो लोग होंगे वो लोकसभा में कैसे जाएंगे, राज्यसभा में कैसे जाएंगे। जब आप रिप्रेजेंटेशन स्टेट की बात करोगे तो स्टेट के जो हम लोग को देखो एक सिंपल चीज़ पता है क्या, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग डालने जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, और वोट डालने के बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जीत जाता है और वो लोकसभा में बैठ जाता है जाके, वो हम लोग का सांसद बन जाता है। और हम लोग वोट कैसे डालते हैं, हम लोग को वोट डालने का सिंपल तरीका होता है क्या कि 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं। अच्छा, पहली उम्र 18 साल नहीं थी, पहली उम्र 21 साल थी, जिसको 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया, किससे, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से। तो हम लोग स्टेट के रिस्पेक्ट में तो समझ गए। जब आप राज्यसभा की बात करोगे स्टेट के रिस्पेक्ट में, कि यानी कि स्टेट के लोग राज्यसभा में कैसे आते हैं, तो राज्यसभा में वोटिंग का तरीका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन ये होता है कि डायरेक्टली हम लोग जाएंगे पोलिंग बूथ पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे और वो जीत जाएगा और वो हमारा नेता बन जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा कि हम लोग जिसे जिताएंगे वोट डाल के, वो हमारे बिहाफ पर वोट डालेगा। समझे। तो राज्यसभा के लोग कैसे जीतते हैं, जो हम लोग का इलेक्टेड एमएलए होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से वोट डालेगा, वोट डालने के बाद वो जीत जाएगा जो इंसान, वो हमारा राज्यसभा में मेंबर चला जाएगा। एलोकेशन कैसे होती है सीट्स की राज्यसभा में, तो सीट्स की राज्यसभा में एलोकेशन होती है पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल एक चीज़ होगी क्या, कि जिस स्टेट की आबादी ज़्यादा होगी उस स्टेट्स के ज़्यादा लोग चुने जाएंगे राज्यसभा में। जैसे हम लोग को पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में लोग बैठे हैं 31। जब आप 31 राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स को गिनोगी ना, अभी तो 245 हैं, जब आप गिनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से 31 जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। कैसे, और फिर त्रिपुरा से कितने लोग हैं, एक। अब आप कहोगे भेदभाव क्यों, तो भेदभाव सिंपल इसलिए है क्योंकि हम लोगों के जो सीट्स का एलोकेशन होगा, यानी कि 245 जो टोटल सीट हैं या 250 टोटल सीट हैं, इनका जो बंटवारा होगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो भैया तुम ज़्यादा सीटें ले लो, तुम्हारी कम पॉपुलेशन तुम कम ले लो। ये आप लोग समझ गए होगे। अब यूटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो लोकसभा के केस में एक पार्लियामेंट कानून बनाता है कि यूटी के लोग कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, तो उस कानून का नाम होता है यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन एक्ट 1965। और ये एक्ट ये कहता है कि यूनियन टेरिटरी में भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गई, और फिर क्या कहते हैं अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, जितने भी हमारी यूटीज़ हैं उनके लोग जाएंगे, वो वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद जो इंसान उनका जीतेगा वो वोट डालने के लिए चला, वो सॉरी मेंबरशिप बन के हमारे लोकसभा में चला जाएगा। अब राज्यसभा में यूटी के लोग कैसे चुनते हैं, तो सेम चीज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा इलेक्टोरल कॉलेज का। अभी प्रेजेंट में केवल केवल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी यूटीज़ हैं जिनका राज्यसभा में, तो केवल पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। याद रखने वाली बात ये है कि जब हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे थे तो सारी स्टेट्स थी राज्यसभा में, लेकिन यूटीज़ की बात करोगे तो सारी स्टेट्स यूटी में नहीं है। सॉरी, सारी स्टेट्स तो हैं यूटी में, लेकिन सारी, मैं क्या बोल रहा हूँ, राज्यसभा में हमारी जितनी भी यूटीज़ हैं उनमें से केवल 3 यूटीज़ ऐसी हैं जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन कौन सी, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो अलग टॉपिक है, जब हम लोग ये आगे देखेंगे डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है जी, हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कैसे होते हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब लोकसभा की बात कर रहे थे तो लोकसभा में 2 ऐसे मेंबर होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे, जिनको हटा दिया गया, यानी कि लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। राज्यसभा में होंगे, अभी देखा था 12 मेंबर। अब मजा आएगा। अभी 12 मेंबर कौन कौन से होंगे, एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगी, यानी कि जो अपने प्रोफेशन में महारत हासिल कर चुके होंगे, ऐसे 12 लोगों को चुना जाएगा। वो कौन कौन से प्रोफेशन होंगे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा। अब नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब ये होता है कि लोकसभा का नेचर कैसा होगा, तो लोकसभा का नेचर नॉन परमानेंट होगा। अरे यार, हम लोगों को पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर हो गया जो कि हेड ऑफ द लोकसभा होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो नॉन परमानेंट होता है। नॉन परमानेंट का मतलब ये होता है कि इसको अगर आप चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहता है तो इसको डिजोल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन फ्रेश सिलेक्शन होते हैं। फ्रेश सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, री इलेक्शन होगा, कि अगर ये हमारा भंग हो गया, डिजोल्व हो गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, डिजोल्व करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर करता है। और फिर डिसॉल्व करने का ऑर्डर कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। मींस प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं समरी लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों को सारे बेसिक तैयार होंगे। नहीं तैयार होंगे तो जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आप लोग चीज़ नोट डाउन करते रहो, तो आप लोगों का पेपर में जो क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब आप राज्यसभा के नेचर की बात करोगे, अच्छा ये नॉन परमानेंट था, यानी कि इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे तो ये परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा हमारा कैसा होता है, परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा की जब आप बात करोगे तो राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होगा, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों का होता है। ठीक है मेरे भाई। अगला टर्म की बात करोगे तो हम लोग को पता है सिंपल चीज़, लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है।
अच्छा जी, क्या 5 साल के बाद भी, अच्छा मैंने अभी बताया आपको कि 5 साल से पहले भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो प्रेसिडेंट से कह देगा कि आपको लोकसभा को डिसॉल्व करना है, और अगर प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर को कबूल कर देता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसकी लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। इससे क्या होगा, नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन के बनने के बाद नई सरकार चुनी जाएगी। ये हम लोग को पता है। अच्छा, टर्म का एक्सटेंशन हो सकता है क्या लोकसभा का? तो लोकसभा का बिल्कुल टर्म का एक्सटेंशन हो सकता है 1 साल तक। किस कंडीशन में? अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी लोकसभा चल रही है और नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो नेशनल इमरजेंसी लग गई तो 5 साल की जगह लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 साल हो सकता है, इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी जब लगी है। अब मान लो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो मैक्सिमम 6 महीने और खींचेगा, फॉर एग्जांपल 5 साल प्लस 6 महीने यानी कि 5.5 साल। समझ गए होगे। जब आप राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल। ये बात संविधान में लिखी नहीं, ये बात संविधान में नहीं लिखी, ये बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी है। दो तरह के मेन एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1950। ये क्या है इसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें ये बात लिखी है। और एक और बात होती है क्या कि 6 साल के लिए तो लोग चुने जाएंगे, और टोटल जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी टोटल 245 लोग हैं, इसके जो 1/3 होंगे, इसके इसके 1/3 का मतलब कितना हो गया, 81 के आसपास जो लोग होंगे वो हर 3 साल में, हर 2 साल में क्या होंगे, रिटायर होंगे। यानी कि 1/3 जो लोग होंगे टोटल स्ट्रेंथ के वो हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे, 2 साल में। यानी कि यार देखो, 6 साल का टर्म हो गया इनका, इनको रिटायर कर दो, फिर रिटायर कर दो, यानी कि 1/3 जितने भी लोग होंगे वो 2 साल के बाद, मतलब हर एक कंटिन्यूस साइकिल में ही चलता रहेगा कि 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे, 1/3 रिटायर हो रहे, रिटायर हो रहे। अच्छा, री इलेक्शन की बात होती है तो हम लोग पता है कि कोई अगर मेंबर है हमारा लोकसभा का, यानी कि कोई सांसद जी हैं, तो वो जितनी बार चुनाव लड़े, जितनी बार जीते, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जितनी बार वो जीतते जाए बनते जाए, यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक वो लोकसभा में चूज़ किया जा सकते हैं। सेम वो राज्यसभा में भी अनलिमिटेड टाइम के लिए चूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चुनते कैसे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो चुनने का तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, पूरी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी छोटी बांट दी जाती है। उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर होता है, उस मेंबर को हम लोग वोट डालते हैं, अगर वो मेंबर जीत जाता है तो वो हमारे वो सांसद जी होते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी क्या कि कैंडिडेट विद मैक्सिमम वोट्स विन। अब इसमें मैक्सिमम वोट लिखी है, अगर मैक्सिमम वोट की जगह मेजोरिटी ऑफ वोट्स होता तो क्या हो जाता है इसका, कैंडिडेट विद मेजोरिटी वोट्स विन। इन दोनों की अलग अलग बात होती है। अब कैसे अलग अलग बात होती है, जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी का मतलब होता है 50%। जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, देखो एग्जाम्पल दूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 वोट थे टोटल, अगर इधर मेजोरिटी होती तो केवल और केवल वही बंदा जीत जा जिसके 50 से ज़्यादा वोट आते, यानी कि 51 जिस इंसान के वोट आ जाते या 51 या उससे ज़्यादा, वो इंसान जीत जाता। अब कई बार डेमोक्रेसी में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना आता है। फॉर एग्जांपल मान लो 4 या 5 लोग खड़े हुए, 4 या 5 लोग खड़े हुए, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसको ओरली समझ में नहीं आएगा, इधर मैं पीछे इतने में लिख दे रहा हूँ, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ जाओ। फॉर एग्जांपल अगर इधर हमारा ये लिखा होता कि हम लोगों को एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, सॉरी मेजोरिटी चाहिए, तो मेजोरिटी का सिंपल मतलब होता है अगर आपके 100 लोग थे, 100 लोग हैं उस टोटल जगह का, तो 51 या फिर उससे ज़्यादा जब वोट आएंगे तब वो इंसान जीतेगा। अब मान लो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, अब टोटल 100 वोट पड़ने हैं और मेंबर 5 खड़े हो गए, एक इंसान को मिले 20 वोट, इसको मिलके 25 वोट, 20 और 25 कितने हो गए, 45, इसको मान लो मिल गए 35 वोट, 45 और 35 कितने हो गए, 80। और मान लो इसको मिल गए 7 वोट, इसको मिल गए 13 वोट। अब एक बात बताओ, टोटल वोट 100 ही तो थे, किसी को 20 मिल गए, किसी को 25 मिल गए, किसी को 35 मिल गए, किसी को 7 मिल गए। अब किसी ने भी 51 वाला मार्क्स नहीं टच किया, तो इसका मतलब कोई नहीं बनेगा कि यहाँ से। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी की बात नहीं कही गई है, मैक्सिमम की बात कही गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को लेकर, देखो यार असर्शन और रीजनिंग का, या फिर जो हम लोग का आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाने वाला बन सकता है। एक वो सिंपल सिंपल ये लाइन लिख देंगे क्या कि कैंडिडेट विद मेजोरिटी ऑफ वोट्स विन इन लोकसभा, और हम लोग कह देंगे बिल्कुल सही बात है, मेजोरिटी वाला ही तो जीतेगा, जो वोट डलेगा, वोट डलने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा मिले वही तो जीतेगा। यार ऐसे बहक मत जाना, मेजोरिटी की बात नहीं होगी यहाँ पे, मैक्सिमम की बात होती है। क्यों? अब इस केस में कौन जीतेगा, इसके 35 यानी कि इसके सबसे ज़्यादा वोट आए तो यही बंदा जीत जाएगा। अब अगर 51 वाली बेंच मार्क होता, मान लो यहाँ पे अभी तो 5 ही बंदे खड़े हुए, मान लो 10 खड़े हो जाते, किसी को 5% वोट मिल रहा है, किसी को 1% मिल रहा है, किसी को मिला ही नहीं है, किसी को 10% वोट मिल गया, अब कोई भैया टच ही नहीं किया 51 वाला, तो इसका मतलब कोई नहीं जीतेगा। इसीलिए यहाँ पे मेजोरिटी की बात नहीं कही गई, मैक्सिमम की बात कही गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहरहाल आगे देखें यार, तो आगे किसकी बात कर रहा है वो, कि कैंडिडेट जो जिसके मैक्सिमम वोट होंगे वो तो जीत ही आएगा। इधर क्या होता है, इधर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इधर क्या होता है हम लोग वोट डालेंगे और जो जो इंसान जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। इधर हम लोग को पता है कि हम लोग तो वोट डालेंगे नहीं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्हें हमने चुना होगा वोट वोट डालेंगे, तो उनके वोट डालने का भी एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये जब हम लोग प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने इसमें एक बात लिख ली है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से किस किस को चूज़ किया जाता है। तो राज्यसभा का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये चारों लोगों को
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से चुना जाता है। देखो यार, ये पहले ही बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल ये क्या होता है प्रेसिडेंट टॉपिक में देखेंगे, अभी आपके केवल इतना याद रखना। अगली चीज़, लोकसभा का हेड कौन होता है, तो उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा का हेड कौन होता है, उसको हम लोग चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हमको पता है। यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, 104 और 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आराम से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को शुरू करेंगे, और 2-4 वीडियो में हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पार्लियामेंट, जो कि फंडामेंटल राइट के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूपीएससी का, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।